हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के बारे में जाना था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और लगे हाथ हमने स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन भी देखा था, उसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल। आज टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ और चीजें हम जानेंगे। तो पहला, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू rectangular glass slab। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहने का ये मतलब है ना, जैसे अपनी माचिस की डिब्बी होती है वैसे ही आप कोई बड़े साइज का आप इमेजिन करो कोई ग्लास का टुकड़ा है। ठीक है, और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, हमें वो सारी चीजें जाननी है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि भाई पहले वो हम ड्रॉ तो कर लें यहाँ पे जो अपना ग्लास का स्लैब है। सो लेट अस सपोज दिस वन इज आवर ग्लास स्लैब। जी हमने ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लिया, और सॉरी, ओके, ये हमारा ग्लास स्लैब है। और एक फेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो हमने मान लिया कि जो लाइट है ना हमारी वो इस वाली फेस पे इंसिडेंट हो रही है, अपर फेस पे। तो ऐसे एक लाइट आके ऐसे इंसिडेंट होती है जहां पे। ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, तो जहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, एक काम करते हैं, इसको नेमिंग भी कर देते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ए बी, ये हो गया सी, एंड दिस वन इज डी। हमने फेसेस को नेमिंग कर दिया ऐसे, हालांकि टू 3D डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है उसका। तो अपर वाले पे लाइट इंसिडेंट हुई, और हमें पता है कि जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है ना वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो ठीक है, सबसे पहले काम करें कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। तो जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल कुछ हमारा ये है, सॉरी कलर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा, चलो, दिस वन इज अवर नॉर्मल। ये हमारा, चलो ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल को आर पार ही कर दो ऐसे। ठीक है, अब लाइट जो इंसिडेंट रे है हमारी, उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया होगा, इसको हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारी इंसिडेंट रे है, इस बात का आप ध्यान देंगे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जो है वो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। इस वाले मीडियम को लेटर सपोज हमने कह दिया कि ये हमारा एयर रहा होगा, और ये जो है हमारा दिस वन इज ग्लास। इसको ग्लास ले लिया, ऊपर वाले को एयर ले लिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हेडिंग नहीं है हमारे। अब लाइट का रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब लाइट किस में आने वाली है, तो भाई लाइट तो हमारी डेंसर मीडियम में आने वाली है ना। तो ठीक है, लाइट जब डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। सबसे पहले काम हम एक और कर लें कि मान लो कि अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ना आता तो लाइट तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करती है, तो लाइट ऐसे स्ट्रेट निकल जाती। तो वो वाला पाथ होता क्या लाइट का, आप बोलोगे यार कि लाइट जो है ना वो इस वाले पाथ को पकड़ के ऐसे सीधी निकल गई होती। ऐसा कब होता, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा कब होता जब ये बीच में हमारा ग्लास ना आता, तब ये ऐसा लाइट इस वाले पाथ को पकड़ के ऐसे सीधी निकल गई होती। ठीक है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रहे हमारी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गया तो लाइट में रिफ्रैक्शन होगा। तो चलो, लाइट में जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी, ये भी हम जानते हैं। तो लाइट ये हमारी नॉर्मल है, तो नॉर्मल के टुवर्ड जो है लाइट हमारी ऐसे बेंड होगी। ये, तो ये हमारी लाइट जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स ऐसे बेंड हो गई, रिफ्रैक्टेड रे है। अब देखो, लाइट का एक दफा यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो चुका है, दोबारा यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराते हैं। तो रिफ्रैक्शन के पहले हमें तो यार यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे भी।
सो दिस वन इज आवर सेकंड नॉर्मल, ये हमारी दूसरी नॉर्मल हो गई। ठीक है, एंगल्स के बारे में जरा देख लें। ये हमारा एंगल आई है, तो चलो इस वाले एंगल को हम मान लें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो दोनों नॉर्मल है ना, ये पैरेलल फेसेस पे ड्रॉ किए गए हैं, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे। आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि ये वाला नॉर्मल अगर n1 है, ये n2 अगर नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये फेसेस AB और CD भी आपस में पैरेलल है। अब इस हिसाब से आप देखोगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इट बिहेव्स लाइक अ ट्रांसवर्सल, या ट्रांसवर्सल की तरह से बिहेव करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिंग एंगल होंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी बेसिक ज्योमेट्री है। दूसरी बात, अब लाइट फिर से रेयर मीडियम में आने वाली है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट। ठीक है, देखते हैं नॉर्मल से दूर हटेगी तो किधर जाएगी, किस पाथ को फॉलो करेगी। तो लाइट नॉर्मल से दूर हटने वाली है, तो लाइट रही हमारी ये, और ये नॉर्मल से दूर ऐसे हट गई। ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो ये हमारी जो लाइट है, दिस इज आवर इमरजेंट रे, दिस इज आवर इमरजेंट रे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, इसको मान लें एंगल ऑफ इमरजेंस ई। इस एंगल को हमने मान लिया एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारी लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो ये थी। लाइट की डायरेक्शन अब भी हमें वैसी ही दिख रही है, लेकिन लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हमें ये पता करना है ना, क्या एग्जैक्टली डायरेक्शन वही है, क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्टली पैरेलल हैं। चलो देख लेते हैं पैरेलल हैं कि नहीं। अगर पैरेलल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एंगल आई एंगल ई के बराबर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं ऐसा होता है। तो हम दोनों फेसेस को लेके एक एक करके चीजों को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा एट फेस ए बी, एट फेस ए बी यूजिंग स्नेल्स लॉ। यहां पे हम स्नेल्स लॉ को यूज करने जा रहे हैं, कहां पे, ए बी वाले फेस पे। सबसे पहले स्नेल्स लॉ हम लिख देते हैं। तो स्नेल्स लॉ हमारा ये कहता है कि म्यू1 साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन ऑफ थीटा 2। किताबों में अलग अलग दिया रहता है, हम समझने के लिए इसको ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसलिए यूज करते हैं ना, क्योंकि हमें थोड़ा सही लगता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाली चीजें, ये म्यू1 हो गया चाहे एंगल थीटा 1 हो गया, ये उस मीडियम का है जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई है। और ये दाहिने तरफ की चीजें जैसे म्यू2 हो गया या फिर थीटा 2 हो गया, ये उस मीडियम का है जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट होके गई है। अगर इस ए बी फेस की बात करें तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना होगा, एयर है तो 1 होगा। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटर सपोज हमने मान लिया म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लाइट आ रही है इस मीडियम से ग्लास में आ रही है, मतलब म्यू इक्वल्स टू 1 से कहां पे आ रही है, म्यू में आ रही है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 साइन ऑफ एंगल कितना बना है यहाँ पे, थीटा 1। थीटा 1 मतलब कि पहले वाले मीडियम में जिसमें लाइट इंसिडेंट हुई उसमें एंगल कितना बना, तो इसमें एंगल बना है आई। तो 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2। म्यू2 मतलब लाइट जिस मीडियम में गई है, तो लाइट ग्लास में आई है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। सो हो गया म्यू साइन ऑफ इस वाले मीडियम में एंगल कितना है रिफ्लेक्टेड रे का विद नॉर्मल। तो यहाँ पे तो एंगल आर बना है, तो ये हो जाएगा म्यू साइन आर। तो सिंपल आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल्स, या साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं म्यू। ठीक है, ये हमारी हो गई, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर। अब हम दूसरे वाले फेस की बात कर लें, क्योंकि लाइट का 2 दफा रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट यहाँ CD फेस पे जब आई है ना, तो यहाँ पे फिर से उसका रिफ्रैक्शन हुआ है इस वाले पॉइंट पे। तो ठीक है, यहाँ पे स्नेल्स को लॉ लगाते हैं। तो एट फेस CD, एट फेस CD हम वही स्नेल्स का लॉ यूज करने जा रहे हैं। तो अब देखिए इस वाले फेस के लिए लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है और रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही है, मतलब म्यू1 की जगह पे हम क्या लेंगे, म्यू लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा म्यू साइन ऑफ एंगल। एंगल यहाँ पे कितना बना है, तो एंगल यहाँ पे आई बना है, तो म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 मतलब जिस मीडियम में लाइट गई है, तो लाइट किधर गई है, फिर से एयर में आ गई है। आप यहाँ पे कह सकते हैं ना कि म्यू इज इक्वल्स टू 1 में लाइट आ गई। तो ये आपका हो जाएगा 1
साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया, मतलब इमर्जेंट रे ने यहाँ पे ई एंगल बनाया, तो 1 साइन हो गया ये ई। ठीक है, तो चलो साइन आई को ऐसे नीचे कर लो, एक मिनट, साइन आई हमने क्यों लिख दिया, साइन आर होगा, सॉरी, यहाँ पे एंगल आर बना है ना, माफ करिएगा, दिस वन इज आवर एंगल आर, आर इज इक्वल्स टू 1 साइन ई। ठीक है, अब साइन ई बाई साइन आर यहां से कितना हो जाएगा, साइन ई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल्स टू, यहां से हो गया म्यू। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकेंड को, यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू है, यहाँ पे साइन ई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू है। राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपस में बराबर होगा, तो आप साफ साफ यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सेकेंड, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई डिवाइड बाई साइन आर। अब आप ध्यान से देखिए, साइन आर कैंसल आउट हो गया, तो साइन ई की वैल्यू यहाँ पे साइन आई के बराबर आएगी, कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ई, विच इंप्लाइज आई आपका बराबर आ गया ई के। ठीक है, और हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी ना, हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी, यानी आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट ऐसे नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नोट द इमर्जेंट रे will be parallel to incident ray। ठीक है, देखो दूसरी चीजें ना आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कि डायरेक्शन बदला नहीं है, अगर पैरेलल है मतलब कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस तो हुई है, लेकिन लाइट ने अपने डायरेक्शन को बदला नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं हुआ है। डेविएशन मतलब डायरेक्शन में चेंज, आप उसको ऐसे भी कर सकते थे। आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आप बोलोगे यार कि अच्छा, हम पूछे कि यहाँ पे डेविएशन बताओ, अब बोलो यार कि यहाँ पे जो डेविएशन है ना लाइट के अंदर, यहाँ पे डेल्टा वन हुआ है, भाई लाइट इस पाथ पे जा रही थी, रिफ्रैक्ट हुई इस पाथ पे, तो डेल्टा वन का डेविएशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हम आपसे पूछे कि अच्छा बताओ यहाँ पे डेविएशन कितने का हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्शन पता करनी होगी, भाई ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी लाइट की यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखोगे, तो जब इस पे लाइट इंसिडेंट हुई है ना, तो रेड वाली लाइट इंसिडेंट हुई है, तो इसकी डायरेक्शन आप देख लो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट ये ऐसे निकल गई होती। ठीक है, तो आप बोलोगे एक तो यहाँ पे डेविएशन हुआ है और ये डेविएशन इस डायरेक्शन में हुआ है, और ये आपका हुआ है डेल्टा टू। ठीक है, अब डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों डेविएशन को हम देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो चलो डेल्टा वन को हम निकालते हैं कहीं इधर, डेल्टा वन, इस डेल्टा वन को आप निकालोगे ना, तो डेल्टा वन इज इक्वल्स टू, ये पूरा आई है तो ये पूरा आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई माइनस आर हो गया, ये आपका हो जाएगा आई माइनस आर, और ये आई माइनस आर किस डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा वन है वो क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ। चलो देख लेते हैं डेल्टा टू कितना डेविएशन हुआ है यहाँ पे। सो डेल्टा टू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, ये आर हो गया तो ये भी आपका हो जाएगा आर, हमें तो डेल्टा टू निकालना है ना, तो डेल्टा टू इक्वल्स टू ई माइनस आर, ये आपका हो जाएगा ई माइनस आर। ठीक है, और ई आपका किसके बराबर है, अभी तो हमने प्रूफ किया कि ई आपका आई के बराबर ही है, तो ई को आप ये भी तो लिख सकते हो ना, आई माइनस आर, ये आपका ई की जगह पे आपने आई कर दिया तो आई माइनस आर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेविएशन हुआ है ना वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, सो दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। ठीक है, तो नेट डेविएशन, आप सोचो कि डेविएशन दोनों सेम है, जैसे मान लो कि ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो नेट डेविएशन अगर आप यहाँ पे निकालोगे ना, नेट डेविएशन
तो आप करोगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, चूंकि अपोजिट सेंस में डेविएशन हुए हैं तो घट जाएंगे डेविएशन। तो ये आपका आई माइनस आर है, इसमें से ये घटाना पड़ेगा आई माइनस आर, तो नेट डेविएशन जो है आपका वो हो गया 0। यानी कि लाइट ने अपनी डायरेक्शन को बदला ही नहीं, लाइट ने अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल भी नहीं बदला, लाइट उसी डायरेक्शन में सिर्फ अपने पास से थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो चुकी है। दूसरी बात, सवाल भाई ये भी बनता है कि लाइट अगर डिस्प्लेस हुई है तो लाइट कितना डिस्प्लेस हुई है, ये चीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ये तो लाइट जो है ना, लाइट इतना डिस्प्लेस हुई है, ये भाई इस पाथ पे जा रही थी लाइट, जब इमर्ज हुई तो इस पाथ पे इमर्ज हुई है, इसको हम मान लें डेल्टा एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिया। अब डेल्टा एक्स भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं डेल्टा एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई स्लैब है तो स्लैब की कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी, लेटर सपोज हमने मान लिया कि स्लैब की थिकनेस जो थी वो थी स्मॉल टी के बराबर, ठीक है। हमें डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा इस वाले एंगल के बारे में बताओ, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल, तो ये एंगल आप साफ साफ बोलोगे यार कि ये एंगल जो है ना, मतलब वही डेल्टा 1 वाले एंगल की बात हो रही थी, तो आई माइनस आर के बराबर हो जाएगा, दिस वन इज आई माइनस आर। साफ साफ बात है कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ओके। अच्छा कुछ नेमिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हमने नाम दे दिया P, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया R। जब हमने नाम यहाँ पे रखा है शायद इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है हमारा, ठीक है। अब जरा इस ट्राइंगल को आप गौर से देखिए, इसको हम नाम देते हैं S, इस वाले पॉइंट को, इस वाले ट्राइंगल को आप गौर से देखिए PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल या फिर सिंपल इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। यहां पे अगर हम लिखें cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो cos ऑफ r, तो ये हो जाएगा cos ऑफ r इज इक्वल्स टू बेस, तो इस एंगल के लिए PQ आपका बेस हो जाएगा, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो गया PR, तो ये आपका हो गया PQ डिवाइड बाई PR। PQ है कितना, तो PQ एक्चुअल में ग्लास की थिकनेस है ना स्लैब की, जो कि T हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इज T डिवाइड बाई ये हो गया PR। तो हमारे पास मिला cos ऑफ r इज इक्वल्स टू T डिवाइड बाई PR, तो PR यहां से कितना हो जाएगा, PR विल बी इक्वल्स टू T डिवाइड बाई ये हो गया cos ऑफ r, ये हमने निकाला PR, ओके। हमें डेल्टा x निकालना है, ठीक है, डेल्टा x हमने निकालना है। अब हम जरा बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल को, ये PSR, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल PSR, यहाँ पे इस वाले एंगल की बात करेंगे, ये हमारा एक्यूट एंगल है ना, और यहाँ पे साइन हम लेते हैं, तो साइन ऑफ I माइनस आर, क्योंकि ये वाला एंगल I माइनस आर है, तो ये आपका दिया हुआ है साइन ऑफ I माइनस आर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो इस वाले एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, आर एस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा PR, तो ये हो जाएगा आर एस डिवाइडेड बाई PR, और आर एस का मतलब क्या है, वो तो डेल्टा एक्स है ना, सो दिस इज डेल्टा एक्स डिवाइड बाई PR। हमें क्या निकालना है, हमें तो डेल्टा एक्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू PR को आप इधर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा PR साइन ऑफ I माइनस आर, ठीक है, और PR की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं T बाई कॉस आर, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा T डिवाइड बाई कॉस ऑफ आर इंटू साइन ऑफ I माइनस आर, सॉरी ये हो जाएगा साइन ऑफ I माइनस आर, ठीक है, तो निकल चुका है। देखिए 1 अपॉन कॉस आर को आप सेक आर लिख सकते हैं, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू T, और ये हो गया सेक आर एंड साइन I माइनस आर, ठीक है। तो हमने बात बात में ये भी पता कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट होगा कितना लाइट में, यानी लाइट लैटरली शिफ्ट हुई है, तो लाइट कितना शिफ्ट हुई है हमने वो भी कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया, ठीक है।
तो मेन अगर आप हाई स्कूल के हैं तो ये डेरिवेशन तो हालांकि नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये रे डायग्राम पूरी तरह से आ सकता है। आपसे पूछेगा कि रिफ्रैक्शन अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू होता है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यही होता है कि जो फाइनल इमर्जेंट लाइट रेज होती है दैट विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट रेज। ये पैरेलल होती है। मे बी आपसे कह दे कि आप प्रूफ करो कि ये जो एंगल आई होगा, ये एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा, तो वो भी हमने प्रूफ किया। दोनों सरफेस पे एक एक बार आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, वहां से प्रूफ हो जाएगा। लेटर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन योर सिलेबस। अगर आप क्लास 10th के हैं तो, अगर आप क्लास 12th के हैं तो हाँ वहां पे आपके सिलेबस में है। तो चलो हमने ये देख लिया। आगे हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस। यानी प्लेन सर्फेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कहाँ पे बनती है, कैसी होती है, कैसे नहीं होती है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो इसको किताबों में खास करके वर्चुअल या एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट इस नाम से देता है। तो चलो हम भी उसको ऐसे लिख दे रहे हैं, एपरेंट एपरेंट डेप्थ। अब आप बोलोगे डेप्थ की बात क्यों कर रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जो हम यहाँ पे कंडीशन लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला काम कि मान लेते हैं कि दो मीडियम है, एक रेयर एक डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली बात है दो मीडियम होंगे, रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो। और यहाँ पे हम वैसा ही ले रहे हैं जैसा पिछले केस में हमने लिया था। तो एक सॉरी, चलिए, तो सबसे पहला काम हमने किया कि ऐसे हमने कुछ आपके सामने बनाया। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये कोई तालाब है और इसमें जो है ऐसे पानी भरा हुआ होगा इससे। चलो, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये हमने मान लिया म्यू डी। डेंसर मीडियम में तो म्यू डी मान लिया, ऊपर का रेयर मीडियम में तो हमने मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान लिया सिंपली। अब एक ऑब्जेक्ट है जो इस डेंसर मीडियम में यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, मान लेते हैं इसके बॉटम पे यहाँ पे कहीं रखा है। यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट मत मानो, अब सबसे बढ़िया तो है ना कि यहाँ पे मान लो एक मछली है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक मछली है, एक फिश है यहाँ पे, और जो फिश की गहराई दी हुई है यहां से इंटरफेस। इंटरफेस कहने का मतलब यही हो गया ना, बाउंड्री, जहां से दो मीडियम आपस में आपको अलग अलग होते हैं। ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। हमें ये देखना है कि इसका इमेज बनने कहां वाला है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा काम यही है कि सबसे पहले तो अगर हमें इमेज वगैरह बनाना है तो यहाँ से लाइट रेस को इंसिडेंट करानी पड़ेगी सरफेस पे। तो यहां से हम लाइट रे को लेके गए और यहां से एक लाइट ऐसे ले गए, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। अब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट कैसे जाएगी, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करें। तो यहाँ पे एक हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, सो दिस वन इज आवर नॉर्मल। ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट यहाँ से, लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन होने वाला है और लाइट हमें ये बात पता है कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो हमने क्या किया, लाइट को यहाँ से नॉर्मल से दूर कर दिया। ये लाइट चली गई हमारी नॉर्मल से दूर। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है फर्स्ट। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो वहां पे एक चीज हमने बात की थी कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं आप इंसिडेंट लाइट रेज का किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है फॉर दैट ऑप्टिकल डिवाइस। ऐसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वहां पे हुआ करता था इमेज। तो यहां पर सेम सब कुछ वही है। इंसिडेंट लाइट रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और साथ ही साथ रिफ्रैक्टेड लाइट रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका इमेज होगा। तो एक लाइट हम यहां से सीधी लेके चले जाएं। भाई दो हमें रिफ्रैक्टेड लाइट रेस चाहिए, तो चलो एक लाइट हम क्या किए, ऐसे, सॉरी, एक लाइट हम ऐसे यहां से सीधे ऐसे लेके चले गए। तो नॉर्मल इंसिडेंट के केस में आपको याद होगा, तो आप जानते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे में किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता।
रिफ्रैक्शन होता है। हाँ, एक सवाल और कि आपसे अगर हम बोलें कि लाइट में कोई डेविएशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन हुआ है, मीडियम का अपने आप में चेंज हो जाना ही रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि आपका लाइट डेविएट हो ही हो, लाइट भले डेविएट नहीं हुई, ये इसने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो किया है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लॉ ऑफ जो सॉरी यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हुआ है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन है। तो ये आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे और ये सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। दोनों रिफ्रैक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी इमेज। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये डाइवर्जिंग नेचर की है, तो कहीं कट करने से रही। जब कट नहीं करेंगे तो क्या तरीका है? तो आप बोलोगे यार कि इनको पीछे बढ़ाओ। पीछे जहां पे ये कट करेंगे ना, आपका इमेज जो है वहीं पे माना जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलो पीछे बढ़ाते हैं इनको। तो इस वाली फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे ऐसे बढ़ाया तो वो यहां तक आई। सेकंड हमारी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दोनों ने यहाँ पे फाइनली कट किया। इसका मतलब कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मछली है उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ये आपकी हो गई इमेज। ठीक है, और इमेज किसकी बनेगी? तो ऑब्वियस सी बात है मछली की तो इमेज बनेगी। मछली है तो मछली का इमेज बनेगा ना। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जर्वर है ना, वो ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे रेयरर मीडियम में है। ये आंख गड़ाए यहाँ पे बैठा है और ऑब्जर्वर के पास जब रिफ्रैक्टेड रे पहुंचेंगे तो इस ऑब्जर्वर को एक्चुअल में मछली दिखाई नहीं देगी, वो इस मछली के इमेज को देखेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इंटरफेस से जो मछली थी, ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इसको चलो हम मान ले रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने मान लिया DO, मतलब डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? और इसको बोला जाएगा ये रियल या एक्चुअल डेप्थ, गहराई। ये तो हमारी इमेज यहाँ पे बनी है। क्या एक्चुअल में इमेज यहाँ पे बनी है? तो नहीं। इमेज एक्चुअल में, सॉरी, क्या मछली एक्चुअल में यहाँ पे है? तो नहीं, ये इमेज है यहाँ पे। तो चलो इसको हमने लिख दिया, दिस इज डेप्थ ऑफ इमेज, DI हमने इसको बोल दिया। और यही हमें कैलकुलेट करना है कि DI कितना निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक चीज बस जानते हैं, स्नेल्स लॉ। अच्छा बताओ, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई हमने मान लिया एंगल I है। रिफ्रैक्ट हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मान लिया R। ओके, अब आप ध्यान से जरा समझेंगे तो ये अगर एंगल I है तो फिर ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा R है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी R हो जाएगा, और ये R है तो फिर ये भी R हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिए ना, ये R, ये जो आपको दिख रहा है, और ये R, ये ऑल्टरनेट एंगल है तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी मान लिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान लिया। साथ ही साथ इस वाले पैरामीटर को चलो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, और इस पॉइंट को चलो ये आपका हो गया, इसको हमने बोल दिया कि ये a है एंड दिस वन इज b, इसको हमने बोल दिया b। अब इस पॉइंट b पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो पॉइंट b पे हम स्नेल्स का लॉ यूज करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, using Snell's law at point, कौन सा पॉइंट है? B। ठीक है ना, वहां पे हम स्नेल्स का लॉ यूज करने जा रहे हैं। तो होगा क्या? स्नेल्स लॉ हमारा यही है ना भैया कि म्यू1 साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन ऑफ थीटा 2। म्यू1 किस मीडियम से लाइट गई है? तो डेंसर मीडियम से लाइट गई है, तो हमने यहाँ पे लिखा म्यू डी साइन ऑफ थीटा 1, मतलब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बनाई है लाइट ने? तो आई क्या बनाई है? तो म्यू डी साइन आई इक्वल्स टू, कहाँ गई है? म्यू टू कहाँ गई है? रेयरर में गई है, तो म्यू टू की जगह पे लिखेंगे म्यू आर, और ये हो जाएगा साइन ऑफ, रेयरर मीडियम में लाइट ने एंगल कितना बनाया? यहाँ पे आर बनाया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आर। ठीक है, एक बात और, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है ना, ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, मतलब इस सरफेस की, ये जो आपको सरफेस दिख रही है ना, इसका नॉर्मली ही इंसिडेंट हुई है। ठीक है, आपको याद होगा तो हमने रिफ्लेक्शन में
लाइट रेस का जिक्र किया था, पैरेक्सियल लाइट रेस, जो कि सरफेस के, जो कि बहुत ही छोटे एंगल पे इंसिडेंट होती थी, आपको वहां पे याद होगा। तो सेम यहाँ भी वही चीज है, ये भले इतना दूर दिख रहा है पॉइंट बी, लेकिन पॉइंट बी पॉइंट ए के जस्ट बगल में ही कहीं ना कहीं है। इसका कहने का मतलब ये है ना कि ये जो एंगल आई है चाहे एंगल आर है, बहुत छोटे एंगल है, और जब बहुत छोटे एंगल होते हैं उस केस में आप साइन को tan लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए कि चूंकि एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे एंगल है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट बी है जस्ट ए के बगल में ही है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों, चूंकि बी इज जस्ट नियर द ए, बी जस्ट उसके पास है, ए के पास। उस केस में आप लिख सकते हैं कि भैया साइन आई है ना, तो साइन आई को तकरीबन तकरीबन tan आई हम लिख सकते हैं, और साइन आर जो है उसको हम तकरीबन तकरीबन tan आर लिख सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन की क्लास ली है, उसमें डिटेल में हमने ये सब बताया है कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता। तो साइन आई को हम लिख लेंगे tan आई, सो दिस इज म्यू डी tan आई इज इक्वल्स टू म्यू आर, और ये आपका हो जाएगा tan आर। अब जरा ध्यान से देखिए, tan आई की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी में tan आई इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए ओ। तो ये हो गया म्यू डी एंड दिस इज ए बी डिवाइड बाई ए ओ इज इक्वल्स टू म्यू आर। tan आर की अगर हम बात करें ना तो इस वाले ट्रायंगल में आई ए बी में, इस वाले ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, तो tan आर हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए आई, सो दिस इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए आई। अब ए बी तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला, म्यू डी डिवाइड बाई ए ओ, सॉरी ए ओ को आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ, इसको तो आप डी ओ के बराबर लिख सकते हैं ना, इन डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमने लिख दिया डी ओ इज इक्वल्स टू, ये म्यू आर, ए आई को आप क्या लिख सकते हैं, ए आई, ये डेप्थ ऑफ इमेज है, सो दिस इज डेप्थ ऑफ इमेज। हमें तो डी आई निकालना है ना, डेप्थ ऑफ इमेज, सो डेप्थ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, और ये हो गया डी ओ। ठीक है, तो ये हमारे सामने रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ इमेज जो होगा म्यू आर बाई म्यू डी इंटू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अगर सही तरीके से हमें और लिखना है ना तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, डेप्थ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ये डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई, इसको आप म्यू आर को आप म्यू डी के नीचे कर लीजिए, तो ये हो गया म्यू डी डिवाइड बाई म्यू आर, और इसको फाइनली फिर ऐसे लिख दीजिए डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। अब ये समझने वाली बात है कि म्यू रिलेटिव है क्या, तो यहां पे कहीं साइड में हम लिख दे रहे हैं कि म्यू रिलेटिव का मतलब हमेशा, हमेशा, ठीक है ना, म्यू रिलेटिव मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट फ्रॉम, मतलब लाइट कहां से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां को जा रही है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि कहां से कहां पे, मतलब जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जहां पे लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। अब साफ साफ यहां पे देखिए ना, म्यू डी, तो म्यू डी यानी डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है, कहां पे, म्यू आर यानी रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो आप ऐसे लिख दीजिए डेप्थ ऑफ इमेज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा म्यू रिलेटिव। अब आप बोलोगे यार कि ये लिखवाने की जरूरत क्या थी, तो जरूरत इसलिए थी ना क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा डेंसर मीडियम में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में हो, सकता है कि अगले केस में ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चूंकि अलग अलग फॉर्मूला आपको याद न करना पड़े, इसलिए हमने म्यू रिलेटिव के टर्म्स में फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिखाया है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो डी आई है ना, डी आई ये क्या है एक्चुअल में, तो आप इसको लिखिए डेप्थ ऑफ इमेज,
इसको डेप्थ ऑफ इमेज बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे वर्चुअल डेप्थ। वर्चुअल डेप्थ ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट की वर्चुअल डेप्थ है, वर्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां पे नहीं है, ये तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट वहां पे। तो एक बात और, आप कभी भी अगर कहीं जाएं, किसी स्विमिंग पूल के बगल में आप खड़े होकर उसकी बॉटम को आप देखें अगर, तो वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है, क्योंकि आप उसके एक्चुअल में बॉटम को नहीं देख रहे हैं, बॉटम की इमेज देख रहे हैं जो कि कुछ ऊपर बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप तो रेयर मीडियम में है, बॉटम उसका डेंसर मीडियम में है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर को दिखाई देता है वो इमेज दिखती है। तो अगर आप ऐसे सोचो कि अगर यहां से आप बंदूक से निशाना मारे ना मछली को, तो आप निशाना लगाएंगे इमेज पे, क्योंकि आप देख तो इमेज को रहे हैं, तो किसी कीमत पे मछली को वो गोली लगने ही नहीं वाली। क्यों? क्योंकि अपने अपनी गोली ऑब्जेक्ट पे थोड़ी चलाया था, मछली पे। आपको दिख ये रहा है ना, तो आप गोली इसी को तो मारे होंगे, जबकि मछली एक्चुअल में है कहाँ? यहाँ पे है। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, थोड़ा पेज हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये रहा हमारा इंटरफेस। जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें ये वाला है डेंसर मीडियम, ये जो है हमारा ये है रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे होता था डेंसर मीडियम में, दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है या डिस्टेंस है, आप इसको ऐसे भी कह दीजिए, ये डी है। और हमने ये भी जाना कि जो हमारा इमेज है वो इसी लाइन पे बना है, इसी लाइन पे इमेज बनता है, और इमेज जरा सा ऊपर बनता है, तो इमेज आपका बना यहाँ पे, ये हो गया इमेज। और ये भी हमने निकाला अभी, ये कहलाता है डेप्थ ऑफ इमेज, जो इमेज की डेप्थ है। ठीक है, और ये हमने निकाला कितना? हमने निकाला कि डेप्थ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक्चुअल या रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, और डेप्थ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू रिलेटिव। का मतलब क्या? लाइट कहां से कहां पे जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से जा रही है लाइट, तो लाइट डेंसर मीडियम से ही गई होगी ना, लाइट तो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही गई होगी। तो म्यू डी कहां जा रही है? रेयरर पे, तो ये हो जाएगा म्यू आर। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को। दूसरी बात, एक चीज और जहां पे बात की जाती है, और वो बात की जाती है शिफ्ट की, कि व्हाट इज शिफ्ट। तो ये आपका हो गया शिफ्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये शिफ्ट है। शिफ्ट मतलब भैया ऑब्जर्वर को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो दिखा नहीं है, उसको तो इमेज दिखी है, तो कितना शिफ्ट होके दिखी है वो, ये शिफ्ट अगर आप निकालना चाहें तो शिफ्ट आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि शिफ्ट इज इक्वल्स टू, ये आपको निकालना है ना, तो इस पूरे डी ओ में से डी आई को आप माइनस कर दीजिए। सो डी ओ माइनस डी आई, शिफ्ट को चलो हम मान लेते हैं कि ये एस के बराबर है, तो शिफ्ट एस इज इक्वल्स टू डी ओ माइनस डी आई, हमने अभी कैलकुलेट किया कि डी ओ अपॉन म्यू रिलेटिव, सो दिस इज डी ओ अपॉन म्यू रिलेटिव, विच इंप्लाइज शिफ्ट एस इज इक्वल्स टू डी ओ, यहां से आप कॉमन कर लो, तो डी ओ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, जहां पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे ना, मल्टीपल स्लैब्स रखे होंगे, वहां पे हम यूज करेंगे इसका। ये हो गया। शिफ्ट किस डायरेक्शन में हुआ है? शिफ्ट तो आप साफ साफ बोलेंगे यार कि इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से जाएंगी वो कुछ ऐसे जाएंगी, ये तो होंगी इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है, शिफ्ट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, ऊपर ही की तरफ। तो हमेशा जो शिफ्ट ये है ना, ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसमें शिफ्ट जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट ये जो हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने वर्चुअल डेप्थ की बात की, वैसे वर्चुअल हाइट भी तो हो सकती है। चलो लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअल हाइट या एपरेंट हाइट, बात एक ही है। एपरेंट हाइट,
चलिए डायग्राम हम सिंपल रखेंगे। तो ये हमारा हो गया कोई इंटरफेस, ठीक है। और इस इंटरफेस में लेट अस सपोज कि यहां पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज अवर ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये डेंसर मीडियम है, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू डी मान लिया, दिस वन इज रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो गया म्यू आर। हमें ये पता करना है कि इसका इमेज जब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे ये जो इंटरफेस आपको दिख रही है, दिस वन इज अवर इंटरफेस, तो इस पे रिफ्रैक्शन के बाद इसका इमेज कहां बनने वाला है, इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलो इमेज बनवाते हैं। तो इमेज बनवाने के लिए हमें क्या करना है, तो भाई यहाँ से दो लाइट रेस तो हमें इंसिडेंट करानी है सरफेस पे। तो चलो सबसे पहले एक लाइट रेस को इंसिडेंट कराया ऐसे हमने, दिस वन इज अवर फर्स्ट लाइट रेस। तो जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे नॉर्मल, दिस वन इज अवर नॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो किधर जाएगी, वो नॉर्मल के टूवर्ड्स आएगी, ठीक है। तो लाइट को हमने क्या किया कि नॉर्मल के टूवर्ड्स जो है वो बेंड करा दिया, ठीक है। तो ये लाइट जो है बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, दिस वन ऐसे, ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट है, ठीक है। हमें दो रिफ्रैक्टेड रेस चाहिए और उन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इमेज होगा। एक लाइट जो हमारी आदत है वो ये ऐसे, आप नॉर्मल इंसिडेंट कराओ। आपने देखा होगा कि जब मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते थे तो वहां पे नॉर्मल इंसिडेंट कराते थे। उससे फायदा ये होता था कि वहां पे तो लाइट उसी पाथ पे वापस लौट जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लाइट बिना डेविएशन के निकल जाएगी। तो ये दिस वन इज आवर सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हमारी सेकेंड है। क्या दोनों आपस में कहीं कट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जब कट नहीं करेंगे तो क्या तरीका है, अब बोला पीछे बढ़ा दो इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी आवर इमेज, ठीक है। पीछे बढ़ाते हैं इन दोनों को, तो जब भी हम पीछे बढ़ाएंगे इनको तो देखिए क्या होने वाला। तो इसको तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये इसको तो पीछे बढ़ाएंगे तो इसी लाइन पे बढ़ेगा ऐसे, ये पीछे बढ़ाते चलेगा। दूसरा ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, चलो इसको भी पीछे बढ़ा दो ऐसे, चलो इसको भी हम पीछे बढ़ाए, ये जाके यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इमेज, ठीक है। ये इमेज हो गया। साथ ही साथ एंगल्स वगैरह के बारे में जरा सा यहाँ पे हम देख ले चीजें। एंगल्स में आप बोलोगे यार कि ये इंसिडेंट रे थी, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये हमारा हो जाएगा एंगल आई, ठीक है। अच्छा बताओ, ये पूरा एंगल आई है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा एंगल आर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ना कि अगर ये एंगल आर है तो फिर इस वाले इतने की बात की जाएगा, ये इतना सिर्फ ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर एंगल आर है तो ये और ये आपके ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी आपका हो जाएगा एंगल आर, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना ये नॉर्मल और ये भी तो नॉर्मल ही है ना, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। चलो इसको हमने मान लिया x, जैसा कि हमने पिछले केस में माना था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इंटरफेस से वो हमने मान लिया do। ये हमारी इमेज बनी है, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस ये आपकी हो गई डी आई। इमेज तो हमने बनवा दिया, अब इमेज देखेगा कौन, तो भाई लाइट रिफ्रैक्ट होकर डेंसर मीडियम में ही है ना, यानी ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो कहीं इस डेंसर मीडियम में होगा ऐसे, ये हमारा जो है ऑब्जर्वर होगा कहीं यहाँ पे, दिस वन इज आवर ऑब्जर्वर, ठीक है। इसी को इमेज दिखाई देगा ऑब्जर्वर, यानी कि ये इमेज डेंसर मीडियम वाले ऑब्जर्वर के लिए बनी है। चलो सारे के सारे कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स का लॉ हम यूज करते हैं, यहाँ पे स्नेल्स का लॉ, तो नेमिंग अगर करना है तो आप कर दीजिए। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, जैसे वहां पे हमने किया था पॉइंट बी पे स्नेल्स का लॉ यहाँ पे करेंगे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट बी। चलो पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ यूज करो तो म्यू वन साइन थीटा वन, म्यू वन मतलब जहां से लाइट आई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इसका है म्यू आर, तो हो जाएगा म्यू आर साइन ऑफ थीटा वन मतलब जो एंगल बना है, तो थीटा यहाँ पे कितना बना है आई, तो म्यू आर साइन आई इज इक्वल्स टू लाइट कहाँ पे गई है डेंसर मीडियम में, तो ये आपका हो जाएगा म्यू डी साइन, इस मीडियम में एंगल कितना बनाया लाइट ने, तो आपका आर साइन आर। वही चीज एंगल यहाँ पे बहुत छोटे हैं, पॉइंट बी जस्ट ए के करीब में ही होगा, तो एंगल सी आई और आर बहुत छोटे बन रहे होंगे, तो साइन को आप tan लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू आर tan आई इज इक्वल्स टू म्यू डी एंड दिस इज tan आर। अब यहाँ से tan आई आप लिखिए, अगर यहाँ से हम tan आई लिखना चाहें, सो tan आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये आपका हो गया ए बी और ये बेस ए ओ, सो ए बी डिवाइड बाई ए ओ, और ए बी है क्या, इसको तो हमने x मान रखा है ना, x डिवाइड बाई ए ओ आपका है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया म्यू आर और tan आई की जगह पे हम लिख देंगे x डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू म्यू डी, और चलो tan आर यहां से निकाल लो इस वाले ट्राइंगल से आई ए बी से, तो यहां से जब भी आप tan आर निकालोगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाई बेस ए से लेकर आई तक, तो आपका हो जाएगा बेस ए आई, तो ए बी तो आपका x है और ए आई कितना है डिस्टेंस ऑफ इमेज डी आई के बराबर, तो इसको हमने लिख लिया x डिवाइडेड बाई ये हो गया डी आई, जो कट रहा है काट दो, तो ये कट गया, ठीक है, डी आई हमने निकालना है, तो विच इंप्लाइज डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा डी ओ, और यह पहले से म्यू डी है, ठीक है, म्यू डी म्यू आर नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई म्यू आर, ठीक है, तो हमारे सामने ये फॉर्मूला निकल के आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू म्यू डी बाई म्यू आर इनटू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो डी आई है ना, डी आई ये इमेज की डिस्टेंस है, यानी कि इसी को हम बोलेंगे एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एपरेंट हाइट किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, फॉर ऑब्जर्वर। अब आप बोलोगे यार कि आपने यहाँ पे लिखा है कि एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि यार ऑब्जर्वर को थोड़ी पता है कि वो इमेज देख रहा है कि ऑब्जेक्ट देख रहा है, उसको तो यही लगेगा ना कि वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में देख वो इमेज रहा है, ठीक है, और डी ओ क्या है, तो डी ओ जो तुम्हारा है दिस इज एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डी आई को एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइट बोलो डिस्टेंस बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे जो मेजरमेंट होगा वो इंटरफेस से होगा, या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस, अब देखो जैसे ये सवाल आपके ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा, आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बोलोगे सर पिछले सवाल में ये पिछले वाले केस में आपने बताया था कि जो डी आई होगा दैट विल बी ऑलवेज डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, तो क्या यहां पे ये चीज हम नहीं लिख सकते क्या, डी आई इक्वल्स टू डी ओ अपॉन म्यू रिलेटिव, तो क्या ये चीज यहां पे फॉलो हो रही है, तो हाँ आप देखिए ध्यान से, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो गया डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, मतलब लाइट कहां से कहां पे जा रही है, तो लाइट कहां से जा रही है, रेयरर मीडियम से, तो म्यू आर कहां जा रही है, डेंसर में, तो यहां पे लिखेंगे हम म्यू आर बाई म्यू डी, यही म्यू डी ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी आई इज इक्वल्स टू म्यू डी डिवाइड बाई म्यू आर, और ये आपका हो जाएगा डी ओ, तो ध्यान से देखिए ना ये चीज तो निकल के आ गई ना, बस कुछ नहीं है, यानी यहां भी वो चीज हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमने बोला कि ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है किस मीडियम में नहीं रखा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि म्यू रिलेटिव की जगह पे आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से, मतलब कहां से लाइट डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां पे लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो ये सीन है। अब आप बोलोगे सर इसमें शिफ्ट विफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो ऑब्वियस सी बातें कर सकते हो शिफ्ट कैलकुलेट। तो देखो शिफ्ट हुआ कितना है और किधर हुआ है, तो अब जैसे ही देखोगे आप बोलोगे यार शिफ्ट देखो ऐसे हुआ इतना, हाँ? भाई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में था तो जहां पे, लेकिन ऑब्जर्वर को लग रहा है यहाँ पे, तो ये है आपका शिफ्ट, दिस इज आवर शिफ्ट। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आई माइनस ए, सो दिस इज ए आई माइनस ए ओ, ठीक है। ए आई कहने का मतलब कि ये डी आई की ही बात कर रहा है, डी आई माइनस डी ओ, ठीक है। और डी आई हम कितना लिख सकते हैं, डी आई हमारा आया हुआ है यहाँ पे डी आई डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, ठीक है। सो दिस इज डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव माइनस डी ओ, शिफ्ट को हम एस मान लें, विच इंप्लाइज एस इज इक्वल्स टू, ये आप डी ओ कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन म्यू रिलेटिव माइनस 1। तो यहाँ पे ये आपको शिफ्ट देखने को मिला है। अब देख लें कि शिफ्ट किधर हुआ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हुआ है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हुआ है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो अब ध्यान से देखिए ना, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है ना, इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है, नीचे की तरफ है, लेकिन शिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसा है, ठीक है। तो और आपको देख के लग भी गया होगा, अब लोग सर देखो पिछले वाले फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले में कुछ खास फर्क नहीं है, यहाँ पे 1 अपॉन म्यू रिलेटिव माइनस 1 है, वहां पे 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव था, माइनस साइन का फर्क है सिर्फ, और माइनस साइन का फर्क सिर्फ इसलिए है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे जो शिफ्ट था इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था, और यहाँ पे जो शिफ्ट है ना अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखिए ये 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और यहाँ पे जो शिफ्ट है ना ये जस्ट नेगेटिव आया है, ये 1 अपॉन म्यू रिलेटिव माइनस 1 आया है, और देख के लग भी रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन, तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो शिफ्ट है ना ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, इसलिए ऐसा नेगेटिव आया, ठीक है। बाकी चलिए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल कुछ ऐसा है हमारा कि एक इंटरफेस हमने बना दिया, यहां पे हमारा डेंसर मीडियम है, दिस इज आवर डेंसर मीडियम, ये आपका हो गया रेयर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम मान लेते हैं कि ये वाटर है, या फिर छोड़ो आप समझ जाना, ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कह दिया कि 4/3 है, ठीक है। ये रेयर मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, मान लेते हैं एयर है तो हमने मान लिया। एक मछली है वो यहां पे है, मछली जो है हमारी वो डेंसर मीडियम में, ठीक है। और मछली की जो गहराई दी है फ्रॉम इंटरफेस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हमारी 20 मीटर मान लो, चलो 20 मीटर ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 20 मीटर हमने मान लिया, ये जो मछली है इसकी गहराई। साथ ही साथ यहाँ पे एक चिड़िया है हवा में, और इस चिड़िया की जो ऊंचाई है, ऊंचाई बोलेंगे ना, फिर बोलो डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द इंटरफेस, ये चलो हमने मान लिया दिया हुआ है 12 मीटर दिया है, दिस इज 12 मीटर, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ
इमेज, इमेज की डिस्टेंस, आप बोलोगे यार किसके इमेज, मछली की इमेज कि चिड़िया की इमेज? तो चलो दो पार्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, यानी कि बर्ड की इमेज बताओ जो मछली देखेगी, उसके डिस्टेंस बताओ। सेकेंड पार्ट, इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। कह रहे कि आप बताओ कि ये फिश की इमेज अगर बर्ड देखे तो कहां दिखाई देगी। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कह रहा है कि बर्ड की इमेज जो मछली देखे, मतलब बर्ड आपका एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, यही तो हुआ ना। इमेज ऑफ बर्ड यानी बर्ड की इमेज, यानी बर्ड एज ऑब्जेक्ट है। सीन बाय फिश मतलब फिश आपका जो है वो ऑब्जर्वर है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइट रे होती है वो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट वाले केस के लिए जो बर्ड है आपकी, बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये कहां पे है, तो आप बोलोगे यार कि ये रेयरर मीडियम में है, और आपका जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, फिश है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम में, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। और आपको पता है कि लाइट कहां से कहां जाएगी, तो बर्ड ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट से फिश की तरफ यानी ऐसे लाइट जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमने हमने यहां पे लिखा डिस्टेंस ऑफ इमेज, हम किसकी बात कर रहे हैं, चलो फिश। डिस्टेंस ऑफ इमेज किसका, इमेज बर्ड का ना, अच्छा बर्ड की इमेज इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा ये होता है डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। डी ओ ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड है, यहां पे लिख दो बर्ड, कंफ्यूजन ना हो। तो डिस्टेंस बर्ड की कितनी है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 12 मीटर है। सो दिस इज 12 डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव का मतलब लाइट कहां से कहां गई है, तो आप देखो बर्ड से लाइट गई है फिश की तरफ, मतलब रेयरर से गई है लाइट डेंसर की तरफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू रिलेटिव की जगह पे एक्चुअल में आपका हो जाएगा म्यू आर बाई म्यू डी, यही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं म्यू आर, तो म्यू आर आपका 1 है डिवाइड बाई म्यू डी आपका कितना हो जाएगा, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, सो दिस इज 4/3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3, तो 3 चौके 12, 4 चौके हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, किसका इमेज, बर्ड का, वो आ गया है 16 मीटर, यानी जो चिड़िया है वो इंटरफेस से 16 मीटर पे दिखाई देगी इस मछली को, यानी कि इस चिड़िया की इमेज जो है ना कहीं यहाँ पे बनने वाली है इमेज, और ये कितनी हाइट पे बनने वाली है, यहाँ से तो 16 मीटर पे बनने वाली है, ठीक है। दूसरा कि भाई मछली, उसकी इमेज कहां बनेगी और बर्ड को कहां पे दिखाई देगी, तो इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यानी कि इमेज ऑफ फिश, यानी फिश जो है आपका एज ऑब्जेक्ट है, और जो बर्ड जो है वो आपका ऑब्जर्वर है। फिश है कहां पे, तो आप बोलोगे यार कि डेंसर मीडियम में है, बर्ड कहां पे, तो रेयरर मीडियम में है। हमेशा ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट जाती है ना ऑब्जर्वर तक, तो ये म्यू डी से म्यू आर लाइट जा रही है। तो अब चलो लिखते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज किसकी, फिश की, क्योंकि फिश ही ऑब्जेक्ट है तो उसी का इमेज, और सवाल में है भी क्या बताओ कि फिश का जो इमेज है चिड़िया को कहां नजर आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, फिश है, डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फिश, ऑब्जेक्ट क्या है 20 मीटर पे है, सो दिस इज 20 डिवाइड बाई म्यू आर, ये म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यार कि ये एज ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, और यहाँ पे देखो तो सही डेंसर से रेयर जा रही है, तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू डी बाई म्यू आर, ठीक है ना। म्यू डी मतलब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले है, तो 4/3 डिवाइड बाई म्यू आर कितना है 1 है,
ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 4 पंजे 20, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो हमें एक चीज यहाँ पे ये भी पता चल गई कि डिस्टेंस ऑफ इमेज किसकी, फिश की, वो आ गई 15 मीटर फ्रॉम इंटरफेस। यानी कि जो मछली की इमेज है वो इस इंटरफेस से, एक्चुअल में देखो वो है तो यहाँ पे 20 मीटर पे, लेकिन जो मछली दिखाई देगी ना इसको, इस चिड़िया को, वो यहां से 15 मीटर पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हमने लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे और शिफ्ट के ही केसेस हम लेंगे, और जहां पे मल्टीपल स्लैब्स रखे गए होंगे। यहाँ पे फिलहाल रिफ्रैक्शन तो सिर्फ एक दफा हो रहा है ना, जितने भी केसेस लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन हुआ हर जगह, पहले वाले को छोड़ दें तो, जहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने लिया था 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ था यहाँ पे। लेकिन ये जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन की वजह से। अगले केस में हम देखेंगे अगले लेक्चर में, वहां पे एक ग्लास स्लैब होगा, ग्लास स्लैब की एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर आपका दूसरी तरफ होगा, तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ बनता है, रे डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे जानेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।